नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। अक्ष न्यूज की तरफ से मैं अभिषेक और हमारे साथ आज फिर आए हुए हैं डॉक्टर कबीर फ्रॉम कबीर फाउंडेशन। आज हम कोरोना के दौर के चलते हुए बात करेंगे कुछ संजीदा टॉपिक्स पे, उनमें इंक्लूडेड है इम्यूनिटी। तो मैं शुरू करूंगा और वेलकम करूंगा डॉक्टर साहब को कि हमें इम्यूनिटी के बारे में बताएं और उसके चलते चलते ही हम इसका फ्लो चार्ट जारी रखेंगे और कुछ सवाल और डॉक्टर साहब के सुझाव। तो नमस्कार डॉक्टर साहब, वेलकम। सबसे पहले एक्स न्यूज़ को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि इम्यूनिटी क्या है और इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, और जो इन्फेक्टेड हैं उनके लिए भी, और प्रिकॉशनरी हम इसको कैसे थोड़े टाइम में ज़्यादा बिल्टअप कर सकते हैं, या कुछ एक रेगुलर ट्रीटमेंट बताइए कि इम्यूनिटी बूस्ट रहे। तो प्लीज़ हमें गाइड करें। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्यूनिटी की। जी। तो इम्यूनिटी जो है वो हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ होती है, राइट, कि हम अंदर से कितने मजबूत हैं। और इम्यूनिटी का सीधा जो कांटेक्ट है या सीधा जो कनेक्ट होती है वो होती है हमारी एंटीबॉडीज से। जी। अब इम्यूनिटी को समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम 2-4-5 मिनट के लिए सैर पे निकलते हैं और सैर पे निकलते निकलते 2-4-5 मिनट में हमारा सांस फूलने लग जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी कमजोर है। दूसरा, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कुछ लोगों को ये लगता है, सबसे पहले क्वेश्चन भी यही आता है जब हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि आखिर इम्यूनिटी होती क्या है, या हम कैसे पता करें कि हमारी इम्यूनिटी कितनी मजबूत है। तो सबसे पहले इम्यूनिटी को समझने के लिए हम कुछ 2-4 चीजों से पता कर सकते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम कितना मजबूत है। जैसे एक सबसे पहले आता है कॉन्स्टिपेशन। अगर हम मॉर्निंग टाइम में अगर फ्रेश होते हैं, खुल के होते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत है। लेकिन अगर आपकी कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आपका ये पहला जो साइन है कि आपका इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं कमजोर है। क्यों होता है, हम थोड़ी देर में इस पे बात भी करेंगे। दूसरा हो गया, अगर हम चलते हैं तो चलते चलते हमारा जो है सांस फूलने लग जाता है, तो इससे भी हम कह सकते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर है। किसी का खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर है। कुछ लोगों को हमने देखा है ओवरवेट हो जाते हैं। तो ओवरवेट होने के पीछे भी रीजन क्या है? अगर हम ओवरवेट हो रहे हैं, फिट नहीं है, तो वो भी हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करेगा ही करेगा। अब कैसे, देखो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमने कॉन्स्टिपेशन की बात की या जो भी, तो इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कौन करता है या ये क्यों जरूरी हो जाता है? जैसे हम एंटीबॉडीज की बात करते हैं, तो एंटीबॉडीज को मान लेते हैं कि हमारी बॉडी के सोल्जर्स है जिनको दुश्मन के साथ में फाइट करनी है। अब इसकी वर्किंग क्या होती है? तो जब वर्किंग की बात करते हैं तो एक तो हो गया खाने को डाइजेस्ट करना, जो भी चीजें हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना, और डाइजेस्ट करने के बाद में आता है हमारी बॉडी को हील करना। तो एक हीलिंग का पार्ट हो गया। अब मैं हीलिंग वाले पार्ट को इसलिए इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों को ये मानना होता है कि मैं बहुत अच्छे से खा रहा हूं, मैं फल फ्रूट भी अच्छे से ले रहा हूं, मैं च्यवनप्राश भी ले रहा हूं, मैं देसी काढ़े भी ले रहा हूं, लेकिन फिर भी जो मेरा इम्यून सिस्टम कमजोर है। लेकिन उनको ये भी समझना होगा कि वो जो खा रहे हैं क्या उनकी बॉडी को लग रहा है? अगर उनकी बॉडी को नहीं लग रहा, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, वो खाना डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, तो आप कैसे कह सकते हो कि नहीं मेरा इम्यून सिस्टम मजबूर है, फिर आप जो मर्जी खा लें। फिर उसके बाद में एक चीज और इंक्लूड हो जाती है कि हमारा जो डाइट प्लान है वो है कैसे। जैसे वैदिक एरा की हम बात करते हैं तो पुराने वेदों में, ग्रंथों में एक चीज का बहुत ज्यादा तरीके से वर्णन मिलता है। जितने भी महर्षि हुए वो महीने में 1 या 2 बार उपवास जरूर करते थे। तो उपवास हमारी लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंस रखता है, हम इसको भी समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम उपवास रखते हैं, जैसे मैंने खाना खाया, तो खाना खाते ही हमारी जो सोल्जर्स है वो उसको डाइजेस्ट करने में लग जाते हैं। और जब खाना खाते हैं, जैसे फल फ्रूट वगैरह हो गया या जैसे हल्का जो भोजन हो गया, सलाद वगैरह हो गया, उसको 3 से 4 घंटे में ये डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन जब हम अनाज खाते हैं तो अनाज जो है वो इससे ज्यादा टाइम लेता है। जैसे हम कनक की बात कर लेते हैं, तो कनक जो है उसमें ग्लूटीन पाया जाता है, और ग्लूटीन जो है वो हमारे इंटेस्टाइन में, ग्लू का क्या काम क्या होता है? चिपकना या चिपकाना। तो ये हमारी बॉडी इंटेस्टाइन में जाके चिपक जाता है। अब हमारे इंटेस्टाइन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अंगुलियों की तरह होती है। इसमें खाना गया, इनमें मूवमेंट होता है, मूवमेंट होते होते ये डाइजेस्ट होती है, उनमें कुछ एंजाइम्स आते हैं। तो यहाँ पे कुछ जो है इसके बीच में छिद्र होते हैं जिससे ये न्यूट्रिशंस और विटामिन मिनरल्स जो है उनको ऑब्जर्व करता है। तो ऑब्जर्व का काम क्या हो गया, जो बच गया वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो जब ग्लू जो इसकी लेयर पे जाके सरफेस पे जम जाता है
तो हम चाहे फल फ्रूट खाएं, चाहे च्यवनप्राश खाएं, चाहे हम घी खाएं, कुछ भी खाएं, उसको अब्जॉर्ब कैसे करेंगे? तो वो तो थ्रो आउट हो जाएगा। तो इम्यून सिस्टम तो मजबूत नहीं हुआ ना उससे। तो ये एक पार्ट हो गया। तो उपवास इसलिए जरूरी हो जाता है कि जैसे खाने को डाइजेस्ट कर दिया तो हमारे सोल्जर से फ्री हो गए। तो सोल्जर जब हमारे फ्री हो गए बॉडी के, तो अब वो अपनी बॉडी को हील करने में लग जाते हैं। तो हीलिंग वाला पार्ट जो है वो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें हमारी जो आदतें हैं, लाइफ स्टाइल है, हैबिट्स है, उनको बदलना पड़ेगा। अब बदलना कैसे पड़ेगा? कोशिश करें कि सूर्यास्त से पहले ही हम हमारा डिनर कंप्लीट कर लें। क्यों? क्योंकि जैसे कोई भी पर्सन अगर 6-7 बजे या 8 बजे वो अपना डिनर कंप्लीट कर लेता है और नेक्स्ट मॉर्निंग वो 9 बजे अगर अपना ब्रेकफास्ट करता है, तो उसके लिए 12-13 घंटे का एक ड्यूरेशन पर निकल जाता है। अब हम मान लेते हैं 4 घंटे में उसका खाना डाइजेस्ट हो गया या 5 घंटे में, तो 12 से 1 बजे तक उसने अपना जो खाना था वो डाइजेस्ट कर लिया। अब बाकी का जो समय है तो वो बॉडी को हील करने में लग जाएगा, और हील करने में लगेगा तो बॉडी जो है वो अपने आप इम्यून सिस्टम मजबूत होने लगेगा। अब लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि वो खाना तो अच्छा खाते हैं, बट उनका जो डाइट का जो चार्ट होता है, टाइम टेबल होता है, वो फिक्स नहीं होता। वो रात को 10 बजे खा रहे हैं, सुबह जल्दी उठते ही खा रहे हैं। तो हमें हमारे डाइट प्लान को चेंज करना पड़ेगा। दूसरा, सुबह उठे तो हम सब्जियों का रस लें। जैसे चाय वगैरह हम बिस्किट वगैरह लेते हैं, तो कोशिश करें कि हम फल सब्जियों का रस लें, क्योंकि जब हम ये रस लेते हैं तो ये भी हीलिंग का काम करता है, हमारी इंटेस्टाइन को साफ करता है। और उसके बाद में 10 बजे बाद में कोई भी एक फ्रूट ले सकते हैं। कुछ लोगों का ये है कि 4 से 5 फ्रूट लेते हैं, तो कोशिश करें वो एक ही फ्रूट ले, उसको रूटीन में, जैसे आज मैंने एक फ्रूट लिया, नेक्स्ट डे मैं दूसरा फ्रूट ले रहा हूँ, उसके अगले दिन मैं अलग फ्रूट ले रहा हूँ। तो ये उसको बॉडी को आदत ना बनाएं, उसको चेंज करते रहें। फिर उसके बाद में लंच वगैरह करें, तो जब भी हम चपाती वगैरह खाएं तो कोशिश करें कि उस जो चपाती जितना अनाज हम खा रहे हैं, बॉडी को दे रहे हैं, उससे 3 से 4 गुना सलाद या उसके साथ में सब्जी वगैरह यूज करें। और डिनर में हम सूप वगैरह यूज करें। तो हमें हमारी आदतों को बदलना पड़ेगा। बार बार ना खाएं, एक बार जैसे हमने लंच कर लिया तो फिर हम डिनर करें, या उसके बीच में कुछ जैसे सूप वगैरह हमने ले लिया। क्योंकि कुछ लोगों को हमने देखा है अभी खा लिया, 1 घंटे बाद में कुछ खा रहे हैं, 1.5 घंटे बाद में कुछ खा रहे हैं। तो ये चीजें हमारी इम्यून सिस्टम को कमजोर करती है। तो इम्यून सिस्टम का सीधा लिंक होता है हमारी हीलिंग से, तो इसका हमें प्रॉपर ध्यान रखना होता है। फिर हम आते हैं जैसे कोरोना वायरस से हमारी इम्यून सिस्टम को, तो फिर हमारी जो जितने भी जो खाने पीने की आदतें हैं उनमें हम हर्ब्स का ज्यादा यूज करें। जैसे देसी काढ़ा हो गया, हमने लेमन टी ले ली। लेमन टी के साथ में हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मॉर्निंग में हम 1 गिलास पानी का लें, स्टील का, 250 से 300 ml, उसमें जैसे हमने थोड़ी सी चाय पत्ती डाली। चाय पत्ती के अलावा कोशिश करें हर्बल टी डालें उसमें। उसके अलावा जैसे लौंग हमने ले ली, उसमें काली मिर्च ले सकते हैं, अदरक ले सकते हैं। इसके अलावा दालचीनी तो वैसे भी हमारी हेल्थ के बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसको आपने देखा होगा किचन में यूज करते हैं। हाँ, इसके अलावा जैसे गिलोय हम ले सकते हैं, आप सौंठ ले सकते हो। तो इन चीजों को उसमें इंक्लूड करें, और अगर टेस्ट हमें अच्छा नहीं लगता तो उसमें शहद हनी का भी हम यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद में ये दिन में 1 या 2 बार इसको ले। हाँ, लौंग वगैरह जो चीजें हमारी बॉडी में गर्मी करती हैं, क्योंकि अब सीजन चेंज हो रहा है, हम विंटर से समर में जा रहे हैं, तो जो है गर्म करने में हमारी बॉडी को जो गर्मी दे, ऐसी चीजों को 1 या 2 बार, या उनकी जो मात्रा है उसको थोड़ा कम करें। जी सर, नारियल पानी के बारे में थोड़ा हमें बताएं कि ये किस तरह अपना रोल प्ले करता है, क्योंकि आज गर्मी का भी अब मौसम है, सर्दियों में हम नहीं ले पा रहे थे, जो कि उसकी तासीर सुना है ठंडी है, तो उसके बारे में भी थोड़ा गाइड। देखो, जैसे अभी हमने बात की कि हमें डाइट चार्ट कैसे बनाना है, तो मॉर्निंग में कोशिश करें, जब एम्प्टी स्टोमक, जब हम फ्रेश होते हैं उसके बाद में, चाहे वो करेले का जूस हो सकता है, जैसे डायबिटीज का अगर कोई पेशेंट है, एलोवेरा का जूस वो लेता है, या करेले का जूस लेता है, तो वो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। लौकी का जूस बहुत अच्छा होता है, वो ले सकता है। नारियल पानी पी सकते हैं, क्योंकि नारियल पानी से एनर्जी भी मिलती है और इसकी तासीर ठंडी होती है, तो ये हमारी बॉडी को ठंडक भी देती है। तो ये इन चीजों का यूज ज्यादा करें। उसके बाद में 10 से 11 बजे के बाद में हम फल फ्रूट लें, फिर उसके बाद में हम अनाज लें। दूसरा, जैसे हमने बात की एलोवेरा, तो मैं यहाँ नारियल पानी की बात नहीं करूंगा, एलोवेरा, क्योंकि एलोवेरा में जो फाइबर होते हैं वो हमारी बॉडी को जो है डिटॉक्सिफाई करने का काम भी करते हैं। जितना भी जो टॉक्सिक हमारी इंटेस्टाइन में जमा होता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारी बॉडी को ये डिटॉक्सिफाई करने में भी उतने ही मददगार होते हैं जितने की एनर्जी देने में होते हैं। और आप देखोगे जैसे किसी के पिंपल्स वगैरह हो रखे हैं, किसी का चेहरा डल पड़ रहा है, उसके चेहरे पे जंगियां आ रही है, तो आप इन चीजों का जब हम इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो आप उसके बाद में देखोगे 10 या 15 दिन, ज्यादा हमें वेट करने की जरूरत नहीं होती, हमारी स्किन पे एक अलग तरह का ग्लो आना शुरू हो जाता है। तो ये ग्लो आता है, वो भी इम्यून सिस्टम से ही लिंक होता है। तो इन चीजों का विशेष तौर से ध्यान रखें।
डॉक्टर साहब, वैक्सीन का हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि वैक्सीन का क्या रोल है। अभी लोगों के दिल में, बहुत से लोगों के दिल में शंका है कि वैक्सीन लगवाना है, नहीं लगवाना है, 60 साल से कम वाले लगवाएं, ना लगवाएं, बहुत से प्रश्न हैं वैक्सीन के ऊपर। कि आप हमें पहले तो ये भी बताएं, जानकारी दें कि वैक्सीन ये एक्चुअली है क्या, व्हाट इज वैक्सीन, क्या हमें लगानी चाहिए, तो बताएं हमें। जैसे हम कोरोना वैक्सीन की बात करते हैं जी। तो कोरोना जो वैक्सीन है, अगर हम देखें तो कोरोना का प्रॉपर इलाज नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है। जी। कोरोना वैक्सीन हमारा इम्यूनिटी बूस्टर है। जी। क्योंकि जितने भी जो स्टडी हुए, जितने भी रिसर्च हुए हैं, तो उसमें एक चीज सामने आई कि अगर हमें कोरोना से फाइट करना है तो उतना ही हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होना जरूरी है। तो ये इम्यूनिटी बूस्टर होता है। तो इम्यूनिटी को हम नेचुरल तरीके से भी बूस्ट कर सकते हैं। और कोरोना की जो वैक्सीन है, तो कोरोना की वैक्सीन में हमने देखा है कि जैसे कुछ लोगों को ये भ्रांतियां पड़ी हुई है, गलतफहमियां हो गई कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद में भी वो कोरोना पॉजिटिव आ गए। तो कोरोना पॉजिटिव तो आ गए, लेकिन हमने स्टडी में ये भी देखा है कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद में जो डेथ का जो रेशियो है वो कम हुआ। हाँ, मतलब वो पेशेंट जो थे वो सीवियर नहीं हुए, जो इसके इफेक्ट्स थे तो वो जो है वो माइल्ड होके रह गए, मतलब वो घर पे ही रह के उनका काम चल गया। तो ये हमारी जो जान जो है उसको, जो जोखिम जो है उसको ये कम कर देती है, डेथ रेशियो को। तो ये जितने भी जो वैक्सीन है, चाहे वो कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो या स्पुतनिक भी हो, तो वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम आसपास के लोगों को भी अवेयरनेस फैलाएं। दूसरा, जैसे आपने क्वेश्चन किया कि 60 साल से कम उम्र वाले का, तो ये 60 साल से कम उम्र वालों को भी लगाना उतना ही जरूरी है जितना 60 साल के बाद वालों को। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके लिए ये इसलिए किया क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो 140 करोड़ की आबादी है। तो 140 करोड़ की आबादी को आप सीधे तो वैक्सीन नहीं दे सकते, क्योंकि अगर वैक्सीन देनी है तो आपको प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा एनहांस करना पड़ेगा, इतना हम वेट कर नहीं सकते। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको एक सिस्टम के तहत डाल दिया कि सबसे पहले हम जो जितने भी फ्रंटियर जो वॉरियर्स हैं, चाहे वो कॉप्स के हो सकते हैं, चाहे वो मेडिकल के हो सकते हैं, डॉक्टर्स वगैरह, नर्स वगैरह, तो सबसे पहले हम उनको बचाएं, उनको हम वैक्सीन दें। उसके बाद में उन्होंने किया कि 80 के जो जितने भी अबव एज वाले हैं हम उनको दें, ताकि धीरे धीरे हम उनको देते हैं। और अब गवर्नमेंट ये कहती है कि 1 महीने के बाद में हम 18 साल से ऊपर वालों को भी देंगे, ताकि जो हमारा हेल्थ जो सिस्टम है वो कोलैप्स ना हो, उसके ऊपर सडनली जो है वो दबाव ना पड़े। तो ये हमने इसलिए इसको डिवाइड कर दिया। और अब जो है वो गवर्नमेंट जो है वो बाहर से भी इसको इंपोर्ट करने का प्लान कर रही है और इंपोर्ट हो भी रही है। तो धीरे धीरे ये चीजें, लेकिन यहाँ पे पैनिक होने की किसी को जरूरत नहीं होती, क्योंकि कुछ लोगों को गवर्नमेंट को दोष दे रहे हैं ये वो, क्योंकि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, हम कंपेयर करके देखें दूसरे कंट्रीज के साथ में, तो पॉपुलेशन ज्यादा है। जैसे हम किसी एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे मान लीजिए, वहां पे मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूँ कि 5000 बेड की या वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी है, और वहां की जो पॉपुलेशन है वो 4 से 5 लाख की है। तो अगर ये कोरोना जो है वो तेजी से संक्रमण अगर फैल जाता है, जैसे सेकंड म्यूटेशन में हम देख भी रहे हैं। दूसरा, कोरोना जो है वो लगातार अपना म्यूटेंट चेंज कर रहा है। पहले जब हम पहली लहर की हम बात करें तो कोरोना इतना इफेक्टिव नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये बाहर का स्ट्रेन था। अब कोरोना ने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, ज्योग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग उसने अपने आप को भी चेंज कर लिया, तो वो और ज्यादा मजबूत होके आ गया। तो सबसे पहले तो हम यही करें कि जितना प्रिकॉशन का ध्यान रख सके उतना ध्यान रखें, क्योंकि आने वाली सिचुएशन, आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं, जैसे अभी 2.5 लाख केसेज आ रहे हैं, तो हो सकता है ये 5 से 6 लाख पे भी चले जाएं। और उस सिचुएशन में आप देखें कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उस पर कितना दबाव आ जाएगा। जैसे आज हम बात करते हैं, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो बिल्कुल ठप सी हो गई है। गवर्नमेंट को डिसीजन लेने पड़ रहे हैं, गवर्नमेंट जो है वो प्लांट लगा रही है ऑक्सीजन के लिए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कोरोना तेजी से फैला, वैक्सीन आने की वजह से लोगों ने लापरवाही बरती, केयरलेस हो गए, क्योंकि उनको लगा कि अब वैक्सीन आ गई तो अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो अब भी हमें डरने की उतनी ही जरूरत है जितनी की हमें पहले थी। क्यों? क्योंकि अगर अब केसेस बढ़ते हैं तो हमारा पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। हमें जब बेड ही नहीं मिलेंगे, हमें जब मेडिसिन ही नहीं मिलेंगे, हमें जब डॉक्टर प्रॉपर तरीके से अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर्स जो है, एक डॉक्टर की बात करिए एक हॉस्पिटल में जहां 200-400 बेड है, तो आप समझ सकते हैं कि वो 1000 लोगों को तो बेड अवेलेबल नहीं करा सकते। तो उस सिचुएशन में ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि किसको ऑक्सीजन देनी है, किसको वेंटिलेटर पे रखना है और किसको छोड़ना है। तो उस सिचुएशन में ये और ज्यादा घातक हो जाएगा। और अब जब हम सेकंड वेव की बात कर रहे हैं तो ऐसा भी नहीं है कि सेकंड वेव के बाद में कोरोना खत्म होने वाला है। मे भी हो सकता है इसकी थर्ड वेव भी आ जाए और फोर्थ वेव भी आ जाए, क्योंकि अगर पिछले 100 साल पहले की हम बात करते हैं, जब स्पेनिश फ्लू आया था,
तो पूरे वर्ल्ड वाइड जब हम देखते हैं तो वहां पे आंकड़े जो थे मौत के वो करीब जो थे 5 करोड़ से ऊपर थे, और अकेले इंडिया में 1 करोड़ 20 लाख लोग जो थे वो मौत के मुंह में चले गए थे। तो यहाँ पे ये अब उससे 100 साल के कंपेयर करके देखते हैं तो हेल्थ सिस्टम भी अच्छा हुआ है, लेकिन उसके कंपेरेटिवली पॉपुलेशन भी लगातार बढ़ी है। तो इसलिए हेल्थ सिस्टम पे दबाव है, पैनिक ना हो, गलत अफवाहों पे ध्यान ना दें और अफवाहें फैलाएं भी नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को हमने देखा है कि वो ये अफवाहें फैला रहे हैं कि कोरोना जैसी वाकई में कोई चीज नहीं है। तो अगर कोरोना जैसी वाकई में कोई चीज नहीं है तो अभी मैं आपके सामने 2 से 3 एग्जाम्पल ऐसे भी बता सकता हूं जिसको हम मात्र एक संयोग नहीं कह सकते। तो वहां से हमें समझ में आता है, जैसे 3 दिन पहले की मैं बात बता देता हूं। पुणे में एक जादव फैमिली जिसके 5 लोग जो हैं वो पिछले 10 दिन में कोरोना के काल के ग्रास हो गए, उसमें चले गए। एक ही फैमिली से 5 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने पूजा का एक कार्यक्रम रखा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा, और एक एक करके पूरी जो फैमिली। परसों भी जब मैं बैठे बैठे न्यूज चैनल्स देख रहा था तो छत्तीसगढ़ में भिलाई सेक्टर 4 की बात बताता हूं मैं आपको। वहां पे भी एक न्यूज आ रही थी कि मंजूश्री जो बेकरी है वहां के जो फैमिली मेंबर 3 जो फैमिली मेंबर है वो ऑलरेडी कोरोना की वजह से मर चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है, और जो चौथा है वो एम्स में, रायपुर एम्स में एडमिट है और वो भी मौत से जूझ रहा है, बचने के चांसेस उसके भी नहीं है। तो अब यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि मात्र संयोग है, ये एक बहुत घातक बीमारी है, बहुत घातक वायरस है। हम अपनी जान को कैसे बचा सकते हैं, और साथ में इन चीजों का भी ध्यान रखें कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हम एक सामाजिक प्राणी हैं। तो सामाजिक प्राणी है तो सामाजिक प्राणी का ये भी फर्ज बनता है कि हम हमारी सोसाइटी के लिए कितने रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमें हमारी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा और उसके बाद में जो हमारी ड्यूटीज है उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो ध्यान रखें कि कोरोना फैलने भी ना दें, खुद भी बाहर ना निकले, और दूसरों को भी इन चीजों के लिए अवेयर करें कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। तो जो आज हमने डॉक्टर साहब से जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स सुने समझे, तो उससे मुझे तो यही समझ आया दोस्तों कि घर पे रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, 2 मीटर का फासला रखें, हाथ धोते रहें, मास्क पहने, और बिना जरूरत के, बिना मतलब के आप हुजूम में, क्राउड में ना जाएं। तो मैं हृदय से, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब ने हमारे स्टूडियो में आके हमसे इतने लंबे समय की चर्चा की, तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग हियर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हर खबर ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਕਸ਼ ਨਿਊਜ਼।